नमस्कार। सवेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार के इतिहास की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारा बिहार इतिहास का पहला लेक्चर है। हम बिहार इतिहास को तीन प्राचीन बिहार, मध्य बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, तीन रूप में यहाँ पर हम देखेंगे। और प्रत्येक में यानी कि प्राचीन बिहार के भी 2 लेक्चर आएंगे, मध्य के भी 2 लेक्चर आएंगे और आधुनिक के भी 2 लेक्चर आएंगे। तो हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, बीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, बीएसएससी और बिहार पुलिस और अन्य बिहार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये प्राचीन बिहार के इतिहास का पहला लेक्चर है। प्रमुख स्थल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमुख स्थल से, ठीक है। तो पूर्व पाषाण कालीन प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर, ये पूर्व पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व पाषाण कालीन स्थल है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कौन स्थल पूर्व पाषाण कालीन स्थल नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, ये पूर्व पाषाण कालीन स्थल हैं, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं नव पाषाण काल पर, ठीक है। तो नव पाषाण कालीन स्थल हमारे चिरांद है जो कि सारण में है, ठीक है। चेचर वैशाली में, सेनुआर रोहतास, ताराडीह गया और मनेर पटना। तो ये सब चिरांद, चेचर, सेनुआर, ताराडीह, मनेर, ये नव पाषाण कालीन स्थल है, ठीक। अब नव पाषाण काल के बाद आता है हमारा ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं बिहार में चिरांद, चेचर, सेनुआर, ताराडीह, मनेर, ठीक है। तो जो हमने ये देखे थे अभी ऊपर नव पाषाण कालीन स्थल, तो यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। और इसमें 2 और जुड़ गए हैं, मनेर, तो सोनपुर और मांझी, सोनपुर और मांझी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो बिहार में अवस्थित है उनको देख लिया है और इनको जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। इससे प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक रहती है। आगे देखते हैं हम पुरा पाषाण कालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित प्रमुख उपकरण और फूस की झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें पैसरा से। और ये पैसरा कहाँ अवस्थित है? ये मुंगेर में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? जेठियन, नालंदा से मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार में स्थित महाजनपद। तो बिहार में 3 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। ये 3 हैं अंग, बज्जी और मगध, ठीक है। अंग, बज्जी और मगध। तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार में 3 अंग का प्रथम उल्लेख मिला है अथर्ववेद में और अंग की राजधानी थी चंपा या मालिनी, ठीक है। आगे देखते हैं हम बज्जी। बज्जी जो है ये 8 जनों का संघ था और इसका संस्थापक था नमोदिष्ट और बज्जी की राजधानी थी वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ज़्यादातर इनकी राजधानी से पूछा जाता है, ठीक है। इनको देख लेंगे, अंग की राजधानी चंपा या मालिनी, बज्जी की वैशाली और मगध की बात हम करें तो मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। देखिए अंग का भी प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और मगध का भी प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था और इसकी राजधानी थी मगध की राजगृह या गिरिव्रज, ये आरंभिक राजधानी थी, ठीक है। और बाद में इसकी राजधानी हो गई थी मगध की पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। बिहार में अशोक के शिलालेख। देखिए अशोक के शिलालेख पूरे भारतवर्ष में मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिहार में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, जिसमें कि हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कवर कर लेते हैं। तो हमारा अधिकतर कवर हो जाता है।
तो हम यहाँ पर सिर्फ वही कवर करेंगे जो केवल बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख अन्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम उन्हें भारतीय इतिहास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बिहार के इतिहास की, तो केवल बिहार से संबंधित देखेंगे। ठीक, तो बिहार में अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख की बात करें तो ये मिलता है सासाराम में। स्तंभ लेख की बात हम करें तो लोरिया अरेराज जो कि पश्चिमी चंपारण में, लोरिया नंदनगढ़ ये भी पश्चिमी चंपारण में, और रामपुरवा ये भी पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ठीक, ये तीनों ही पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है स्तंभ लेख अशोक के। ठीक, गुहा लेख, अशोक के गुहा लेख की बात हम करें तो ये बराबर की पहाड़ी जो कि गया में अवस्थित है। ठीक है, बराबर की पहाड़ी, और इसकी खोज किसने की थी बराबर की पहाड़ी की? हैरिंगटन ने 1785 में। ठीक, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आगे देखते हैं हम पाल वंश। पाल वंश से बिहार से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पाल वंश को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल, और इन्होंने शासन किया था 750 से 770 ईस्वी। ठीक है, तो ये पाल वंश का संस्थापक थे और इन्होंने मगध पर अधिकार कर लिया था। और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी। ओदंतपुरी महाविहार कहाँ पर है? हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के तट पर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गोपाल था, याद हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ से ये पूछा जाता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है, याद हो गया, यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, गोपाल के बाद शासन किया था धर्मपाल ने, जो कि 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, और कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में धर्मपाल ने हिस्सा लिया था और इसी में ये उलझा रहा। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त किया था और परास्त करके इसने चक्रायुध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक बना दिया। ठीक, कन्नौज के, देखिए, धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हरा दिया और चक्रायुध को यहाँ का शासक बना दिया अपने संरक्षण में। ठीक, आगे देखते हैं, गुजरात के एक कवि थे सोढल। ठीक है, तो सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी और धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया था। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि इसने इंद्रायुध को हरा दिया था, लेकिन यह भी कई राजाओं से हारा था। किन किन से हारा था? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, गोविंद तृतीय और प्रतिहार नागभट्ट तृतीय से यह पराजित हो गया था, हार गया था। अब एक प्रश्न ऐसा जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, भागलपुर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी धर्मपाल ने। आगे देखते हैं हम, सोमपुरा महाविहार की स्थापना किसने की थी? ये भी धर्मपाल ने की थी और धर्मपाल के दरबार में बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। ठीक है, अब धर्मपाल के बाद शासन किया था देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजधानी मुंगेर किसने बनाई थी? किस पाल शासक ने राजधानी मुंगेर को बनाया था? देवपाल ने राजधानी मुंगेर में बनाई और प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर इसने विजय प्राप्त की। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था और सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार, राष्ट्रकूट जो समकालीन शासक थे उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहा था। इसके समय में जावा के शासक बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में छात्रावास का निर्माण कराया गया था। आगे देखते हैं, अगला आगे शासक आता है महत्वपूर्ण शासक महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम ने 978 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासन किया था और महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवपाल के बाद जो कि 850 तक शासन किया था, इसके बाद में कई
शासक हुए जो कि कमज़ोर शासक थे, और यहाँ पर पाल वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था, कमज़ोर हो गया था पाल वंश। तो महिपाल ने आकर के इसका पुनरुद्धार किया, तो इसलिए महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। इसके समय में राजेंद्र चोल ने विक्रम चोल के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण किया था और पाल शासक को पराजित कर दिया था। ठीक है। अब आगे हमारा शासक आता है एक रामपाल। रामपाल को पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। देखिए, अंतिम शासक नहीं था ये अंतिम शक्तिशाली की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में भी हुए, लेकिन वो सब कमजोर शासक थे। इसके शासनकाल में, यानी कि रामपाल के शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था और रामपाल ने इस जाति के भीम से वारेंद्री को जीत लिया था, जिसका उल्लेख किया है संध्याकर नंदी ने अपने रामचरित में। ठीक है। तो रामचरित किसकी थी? संध्याकर नंदी की। इस पुस्तक में संध्याकर नंदी ने स्वयं को वाल्मीकि और रामपाल को राम के रूप में वर्णित किया है। देखिए, रामपाल के बाद भी अनेक शासक हुए, जैसे कि कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदन पाल, ये शासक हुए और इन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया। अब बात हम करें अगर मदन पाल की, तो मदन पाल इस वंश का अंतिम शासक था और जब इस वंश का पतन हो गया तो इसके बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई। ठीक है। तो पाल वंश जो था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे ज़रूर याद कर लेना है। एक बार और देख लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम मगध का उत्तर गुप्त वंश। एक तो गुप्त वंश था, लेकिन उसके बाद भी एक गुप्त वंश हुआ, जिसे उत्तर गुप्त वंश कहते हैं। ठीक है। मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसका संस्थापक था कृष्णगुप्त, और इससे संबंधित अभिलेख की हम बात करें तो वो है अफसड़ अभिलेख। तो बंगाल का सेन वंश की बात हम कर लेते हैं। क्योंकि बिहार बंगाल का ही हिस्सा था, तो इसलिए बिहार सामान्य ज्ञान में हम बंगाल का सेन वंश को भी देखते हैं। ठीक है। बंगाल का सेन वंश की बात हम करें तो इसका संस्थापक माना जाता है सामंत सेन को, और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात हम करें तो विजय सेन था। विजय सेन ने कर्नाट वंशी नान्यदेव पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि विजय सेन ने कर्नाट वंश का जो नान्यदेव था उसे हराया था। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करते थे। ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। केवल हम महत्वपूर्ण टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं और यहीं से प्रश्न पूछने की अत्यधिक संभावना रहती है। आगे हम देखेंगे कर्नाट वंश। ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव, और ये नान्यदेव था रामपाल का समकालीन। ठीक है। और नान्यदेव ने उपाधि ग्रहण की थी कर्नाट कुलभूषण की। ठीक है। इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़, नेपाल। कर्नाट वंश का प्रमुख शासक था नरसिंह देव, और नरसिंह देव ने बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था। आगे देखते हैं हम कर्नाट वंश का संस्थापक हमने देखा नान्यदेव था, और इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था हरि सिंह देव। और हरि सिंह देव ने गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय ये शासक था। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल का अभियान किया था तब यह वहाँ का शासक था। हरि सिंह देव ने पंजी प्रबंध का विकास किया था, और इसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये हमने कर्नाट वंश भी देख लिया। तो हमने प्राचीन बिहार का इतिहास का पहला पार्ट देख लिया है, और इसका प्राचीन बिहार के इतिहास का पार्ट 2 आएगा, और ये 2 पार्ट में प्राचीन बिहार
समाप्त कर देंगे हम। उसके बाद में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास देखेंगे। धन्यवाद।